हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी शेडी। आज इनकम फ्रॉम सैलरी का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। स्टार्ट कर दें। प्रीवियस क्लास में हमने सैलरी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ग्रेच्युटी के बारे में एक्सप्लेन किया था। आई डोंट नो कितने लोगों को याद है या नहीं है, एक बार सिर्फ रिवाइज करवा देता हूँ ग्रेच्युटी के बारे में। ये था आपका ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 19। ग्रेच्युटी मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट, जो आपका बॉस आपको रिटायरमेंट टाइम पे एक लमसम पैसा पे करता है, बराबर है। अगर आप सर्विस कर रहे हो और आपको मिल रहा है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सर्विस के टाइम पे अगर ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है तो पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप रिटायर हो रहे हो और आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे दिखाया नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी जो है वो कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है। जो कंपनी आपको ग्रेच्युटी पे कर रही है वो कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है। अगर वो कवर्ड है तो 3 कैलकुलेशन में 20 लाख एक्चुअल रिसीव 15 दिन का सैलरी है। अगर वो नॉट कवर्ड है तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स लिया जाता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था, 1-2 सम हमने इसके ऊपर किया था। आज हम फिर बढ़ते एक नए डिडक्शन की तरफ, जिसका नाम है पेंशन। अब ये पेंशन क्या है, आई होप सबको मालूम है। क्या होता है पेंशन? रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट तो एज अ पगार ही है, ये बराबर है, एज अ सैलरी है। खाली इतना कि जितना सैलरी मिलता था उतना नहीं, थोड़ा कम मिलता है, बट एज अ सैलरी हर मंथ आपके अकाउंट में आता है, और ये रिटायरमेंट के बाद ही होगा, बराबर है। वंस अगेन, अगर आप रिटायर नहीं हुए हो और फिर भी आपका कंपनी आपको पेंशन के नाम पे कुछ दे रहा है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। वाइल इन सर्विस पेंशन मिल रहा है, टैक्सेबल है। रिटायरमेंट के बाद अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो पूछा जाएगा कि आपने उस पेंशन को कम्यूट किया है या अनकम्यूट किया है। अब जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो, कम्यूटेड पेंशन है कि अनकम्यूटेड पेंशन है। अभी कम्यूटेड और अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब है कि जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे बॉस ने बोला, भाई अभी आज तेरा रिटायरमेंट है, अगले महीने से तेरे नाम पे अकाउंट में पेंशन आना चालू हो जाएगा। मैंने ठीक है आने दो। कितना दोगे? 10,000 रुपया पेंशन मिलेगा हर मंथ। मैंने ठीक है आने दो। अब 10,000 आ रहा है अकाउंट में, आ रहा है। क्या मैंने वो पेंशन के बदले में मेरे कंपनी से कोई एडवांस वगैरह लिया है क्या? मैंने बोला कि भाई मुझे 10 लाख रुपया दे दो, आप पेंशन से कट कर दो, ऐसा कुछ किया है क्या मैंने? नहीं। मतलब मैंने पेंशन कम्यूट नहीं किया है। इट इज अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड मतलब आपने पेंशन के बदले में कुछ पैसा एडवांस नहीं लिया है, उसे कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। और अनकम्यूटेड पेंशन मतलब पगार ही है। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब पगार ही है। आपने पेंशन के बदले में कंपनी से कोई एडवांस लोन नहीं लिया है, उसे कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अब अनकम्यूटेड पेंशन मतलब पगार है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अनकम्यूटेड पेंशन पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि एक सैलरी है, और सैलरी चाहे तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम होता है। क्लियर हुआ? अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कुछ भी होने दो, फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अब बात कर रहा हूं कम्यूटेड की। कम्यूटेड क्या होता है? मैं मेरे बॉस को बोलता हूँ रिटायर हो रहा हूँ, मुझे ना एक काम है, मुझे 5 लाख रुपया दे दो। बॉस बोल रहा है क्यों? अब तो तू रिटायर हो जाएगा, मुझे कैसे देगा पैसा? दो। मैंने, आप मुझे हर महीने पेंशन तो देने वाले हो, एक काम करो, अगर आप मुझे 10,000 रुपये पेंशन देने वाले हो, उसमें से 50% यानी कि 5,000 ही मुझे दो। मतलब मैंने क्या किया, मेरे 10,000 पेंशन में से 5,000 मैंने कम्यूट कर लिया है, और बाकी 5,000 क्या है? अनकम्यूटेड है। लॉजिक समझ में आया कम्यूटेड अनकम्यूटेड का? फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसी के अंदर बच्चे फंसते कैलकुलेशन में। 10,000 मेरा अगर पेंशन है, मैंने बोला कि 5,000 कट करो, मतलब मैंने 50% कट करवाया, मैंने अमाउंट बोला। अब वो बोल रहा है कि मैंने 30% कम्यूट किया है, तो जो भी पेंशन है उसमें से उसने कम्यूटेड पेंशन कितना है 30%, तो अनकम्यूटेड कितना है 70%। लॉजिक क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना क्योंकि इस पे कैलकुलेशन आएगा। तो अब बात कर रहा हूं अनकम्यूटेड पेंशन की, कम्यूटेड पेंशन की। कम्यूटेड पेंशन की बात करूंगा, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपने पेंशन कम्यूट किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपने पैसा कम्यूट किया है, लिया है, एम्प्लॉय फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर्स ऑफ डिफेंस, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपने पेंशन कम्यूट किया, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, डिडक्शन विक्शन है, पूरा का पूरा एग्जाम, मतलब जितना मिला पूरा माफ हो जाएगा। लेकिन वही जगह पे अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपने पेंशन कम्यूट किया है, तो आपको पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी आपको ग्रेच्युटी देती है या नहीं देती है। जैसे पिछले में ग्रेच्युटी की जब बात किया था तो क्या पूछा था कि आपकी कंपनी कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है। पेंशन में क्या पूछेगी कि आपकी कंपनी आपको ग्रेच्युटी दे रही है या नहीं दे रही है। इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, रिसीव मतलब कंपनी रिसीव दे रही है, ग्रेच्युटी दे रही है नहीं, नॉट रिसीव्ड ग्रेच्युटी। लॉजिक समझ में आया? यहां तक जो बोल रहा हूं अभी सुनो, टाइम पास करने से अच्छा जरा सुन लो। जब आप एक पेंशन लेते हो, कम्यूट करते हो, तो फॉर गवर्नमेंट तो एग्जाम्प्ट है, बट नॉन गवर्नमेंट के लिए क्या आपकी कंपनी आपको ग्रेच्युटी दे रही है, क्या ग्रेच्युटी नहीं दे रही है। तो अगर कंपनी आपको ग्रेच्युटी दे रही है, रिसिप्ट है, तो जो भी तुमको ग्रेच्युटी मिला उसका आधा, नॉट रिसीव्ड है तो 1/3 है। इधर क्या करना है हाफ, और इधर कितना करना है 1। एग्जम्पशन, जैसे यहां पे कितना एग्जम्प्ट है, बट इधर कितना एग्जम्प्ट मिलेगा, हाफ या 1/3 ऑफ 100% पेंशन, ऑफ 100% पेंशन। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा पेंशन 10,000 रुपया है, ये 10,000 मेरा 100% है, मैंने कम्यूट 50% किया है, तो क्या मैं 50% दिखाऊंगा? नहीं, 100% दिखाऊंगा। लॉजिक क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? सॉरी, अमाउंट 1/3 इधर है और हाफ शायद उधर है, मिस्टेक हुआ मेरे से। 1/3 और वहां पे आपको आ जाएगा हाफ। 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय कम्यूटेड पेंशन परसेंटेज इन 200। इतना इंग्लिश में नहीं, सिंपल है, जो भी तुमको मिला उसका 1/3 कितना परसेंट निकालना है 100%, हाफ कितना परसेंट निकालना है 100%। ये फॉर्मूला लिख के दिया आपने को, फॉर्मूला कुछ यूज आने वाला नहीं, कोई फॉर्मूले के मार्क्स नहीं है, कैलकुलेशन समझना है। 1/3 एंड हाफ, अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड है तो 1/3 और नॉट रिसीव्ड है तो हाफ। डन है? 1/3 ऑफ 100%, हाफ ऑफ 100%। क्लियर हो गया? जो बताया मैंने ये किसके बारे में बताया? पेंशन के बारे में। पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट है, कम्यूटेड कि अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड पूरा का पूरा टैक्सेबल, ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन जो कम्यूटेड है गवर्नमेंट के लिए एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट के लिए 1/3 या हाफ एग्जम्प्ट है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन देखते क्या दिया। सागर करके कोई बंदा है, वो रिटायर हो रहा है 1 अक्टूबर 2026 को और रिसीव कर रहा है 5,000 पर मंथ एज अ पेंशन। कभी रिटायर हुआ? अक्टूबर में। हाँ, और 1 अक्टूबर को रिटायर हो रहा है और उसको पेंशन मिलने वाला है 5,000 पर मंथ। 1 फेब 2026 नहीं, वहां पे 27 आएगा। 1 फेब 2027 को उसने कम्यूट किया 60% ऑफ द पेंशन, मतलब अक्टूबर से फेब तक उसने कोई पेंशन कम्यूट नहीं किया था, लेकिन फेब में भी उसने 100% कम्यूट नहीं किया, 60% कम्यूट किया ऑफ हिज पेंशन, और 60% के बदले में उसने कितना पैसा लिया? 3 लाख रुपए। कम्यूट मतलब पैसा एडवांस लेना होता है, तो उसने 60% के बदले में कितना एडवांस लिया है? इसका मतलब क्या है? उसने बोला बॉस को मुझे 3 लाख की जरूरत है, 3 लाख दे दो।
और आप क्या करो, मेरा 5,000 में से 60% कट कर देना, मुझे 40% पगार देना। ये कब तक देगा वो? जब तक 3 लाख रिकवर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये 3 लाख जो अमाउंट है वो कितना परसेंट अमाउंट है? तो इसका 100% अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ ग्रेचुटी रिसीव्ड है, इफ नॉट तो हाफ माइनस होगा 3 लाख का 100% करके। लॉजिक समझ में आ गया? 3 लाख 60% अमाउंट है तो 100% कितना, और वो 100% दोनों में यूज कर सकते हैं, चाहे 1/3 चाहे वो हाफ। तो किसका 100% करना है? जो भी तुमको रिसीव होता है लमसम अमाउंट जो कम्यूट किया है वो कितना परसेंट है पहले जानो, और उसी का आपको 100% करना है। समझा? समझा? चलिए अब देखते क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन, कितना पेंशन टैक्सेबल है वो फाइंड करना है अंडर 1, 2 एंड 3 सिचुएशन। पहला है ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकेंड है वो एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है और ग्रेचुटी रिसीव भी कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और तीसरा है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय बट नॉट रिसीव ग्रेचुटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूट कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कम्यूट कर रहा है ग्रेचुटी रिसीव वाला, प्राइवेट सेक्टर कम्यूट कर रहा है नॉट रिसीव वाला। 3 अलग सिचुएशन है। सबसे पहला अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूं, सर एग्जम्प्ट है सर, अरे सबर, एग्जम्प्ट क्या है? कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड एग्जम्प्ट है क्या? मैंने पहले स्टार्ट में बताया अनकम्यूटेड पेंशन सबके लिए टैक्सेबल है। तो ये बंदा जो रिटायर हुआ अक्टूबर में, तो उसका पेंशन कितना था? तो क्या उसने अक्टूबर में कम्यूट किया है क्या? उसने कम्यूट कभी किया है? इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन ये अनकम्यूटेड पेंशन है, हाँ या नहीं? अब फेब, मार्च इसमें 40% अनकम्यूटेड है क्योंकि 60% कम्यूट किया ना उसने। लॉजिक समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो अनकम्यूटेड पेंशन की अगर मैं बात करूं तो इधर आएगा 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। सिंपल भाषा में 5,000 इंटू 4 कर दूं तो चलेगा। यहां पे 2,000, 2,000 यानी कि 2,000 इंटू 2 करना पड़ेगा। जो कम्यूट किया उसने 3 लाख रुपए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट है, मतलब उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट सिर्फ ये है। समझा या बाउंसर गया? चलिए अनकम्यूटेड 5,000 इंटू 4 महीना प्लस 5,000 का 40% यानी कि 2,000 इंटू 2 महीना, तो 5,000 इंटू 4 किया आपको आ गया 20,000 और 2,000 इंटू 2 किया आपको आया 4,000। इन शॉर्ट टोटल हो गया 24,000। कोई एग्जाम्पशन आने वाला है क्या? नहीं, 3 लाख पूरा का 3 लाख माफ हो जाएगा, इसका मतलब उसका टैक्सेबल पेंशन हो जाएगा 24,000। आई होप ये क्लियर है, नहीं या हाँ? बढ़िया है। अब ग्रेचुटी रिसीव वाले केस में अनकम्यूटेड पेंशन जितना इसको है प्राइवेट वाले ने भी उतना ही रखा है, तो अनकम्यूटेड में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं, अनकम्यूटेड पेंशन सेम 24,000। अरे यस और नो? अब कम्यूटेड पेंशन कितना उसने किया है? 3 लाख, लेकिन एग्जम्पशन कितना होगा? ही रिसीव ग्रेचुटी वाला बंदा है। जब रिसीव वाला है तो उसको कितना माफ होगा? 1/3। कितना माफ होगा? 1/3 किसका? 100% का। अब जरा ध्यान देना 100% कैसे? तो ये जो 3 लाख रुपया उसने विड्रॉ किया है वो कितना परसेंट है? मुझे कितना परसेंट चाहिए? तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 60 करो। 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 60 विच इज वो ग्रेचुटी है बेटा। तो 1/3 इंटू 5 लाख करो। ये 1/3 कहां से आया सर? तो क्वेश्चन में बोला था अगर बंदा ग्रेचुटी रिसीव करता है तो उसको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं करता है तो कितना मिलेगा? हाफ। किसका? 100% पेंशन यानी कि 5 लाख का 1/3 ही माफ होगा। तो 5 लाख का 1/3 अमाउंट निकालो, कितना आ रहा है? 16। तो पॉइंट में आ रहा तो नहीं बोल सकते क्या?
1,66,666.66 मैंने राउंड ऑफ कर दिया, मतलब उसको एग्जाम्शन इतना ही मिलेगा, तो 3 लाख में से इतना एग्जाम्प्ट हुआ, बाकी उसके लिए टैक्सेबल बन जाएगा। अरे समझा? इसका मतलब टोटल उसको पेंशन कितना टैक्सेबल आएगा, 24 प्लस 1,33,000 विच इज 1,57,333। समझा या बाउंसर? अब ग्रेच्युटी नॉट रिसीव, ऐसा आपको एग्जाम में तीनों कंडीशन नहीं आएगा, कोई एक ही कंडीशन आएगा, गवर्नमेंट, ग्रेच्युटी रिसीव या नॉट रिसीव। ठीक है, चल ये एग्जाम्पल है। अनकम्यूटेड सेम रहेगा 24,000, हाँ ना। कम्यूटेड 3 लाख इसने किया था, बट एग्जाम्शन कितना माफ होगा इसको, हाफ। तो 5 लाख का हाफ यानी कि 2.5 लाख, 2.5 लाख माफ हो जाएगा, तो इसको 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके लिए टैक्सेबल पेंशन कितना हो जाएगा, 74। तो ये था 3 अलग अलग सिनेरियो। कम्यूटेड पूरा का पूरा टैक्सेबल है, कोई भी होने दो, सॉरी अनकम्यूटेड। कम्यूटेड गवर्नमेंट के लिए पूरा का पूरा एग्जाम दिखा दिया, नॉन गवर्नमेंट के लिए ग्रेच्युटी रिसीव्ड है तो 1/3, नॉट रिसीव्ड है तो हाफ। इधर 1/3 माइनस किया, इधर हाफ। 1/3 किसका, 100% पेंशन का। 100% कैसे निकाला, तो जितना भी तुमने पेंशन कम्यूट किया वो क्वेश्चन में रहेगा ही, जितना भी पेंशन तुमने कम्यूट किया है वो क्वेश्चन में रहेगा। वो कितना परसेंट है वो देखना है, 10%, 20%, 30%, 50%, कितना परसेंट है। जैसे इस केस में 60% बोला है, 3 लाख है, तो हमने उसको 100% में कन्वर्ट किया और उसी का 1/3 और हाफ माइनस किया। समझ में आ गया? पेंशन क्लियर है? देखो 4 चीजें सैलरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 4 चीजें। एक है ग्रेच्युटी, दूसरा अभी मैंने करवाया पेंशन, तीसरा मैं करवाने वाला हूँ लीव एनकैशमेंट, और चौथा है प्रोविडेंट फंड। ये 4 कैलकुलेशन सैलरीज का इंपॉर्टेंट, ये चारों चीजें क्लियर हो गया, सैलरी खत्म हो जाएगा। एकदम क्लियर वर्ड में ये 4 चीज समझना है सिर्फ, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एंड प्रोविडेंट फंड। इफ यू अंडरस्टैंड दिस 4 कंसेप्ट, टॉपिक इज वेरी सिंपल देन। इतना क्लियर? आ जाता हूं लीव एनकैशमेंट। अब ये लीव एनकैशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज का जनरेशन को छुट्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आराम। उसके बारे में जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। रिंका, अगर तुम कोई कंपनी ज्वाइन करते हो जॉब करने के लिए, तो कंपनी का पॉलिसी होता है आपको छुट्टी देना, इररिस्पेक्टिव जो कंपनी का छुट्टी है वो छोड़ के उसके अलावा भी तुमको छुट्टी देना है। और अगर वो छुट्टी आप नहीं लेते हो तो कंपनी उसके बदले में आपको पगार देगी। ये कंपनी का रूल है, जरा ध्यान से सुनना। वापस लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट का मतलब है छुट्टी के बदले में पगार मांगना। अब छुट्टी के बदले में कौन पगार मांगता है? तो कंपनी का रूल कहता है, कोई भी कंपनी का रूल है कि अगर आप 1 साल कोई कंपनी में काम करते हो बिना छुट्टी लिए, तो आपको 1 महीने का पगार मिलेगा। 1 साल में बिना हॉलीडे लिए अगर आप जॉब करते हो तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 1 मंथ, और आपने वो लीव नहीं लिया तो 1 मंथ का सैलरी आपको फ्री में मिलेगा। इन शॉर्ट 13 महीने का पगार हो गया। 12 महीने का तो मिल ही रहा था, मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया, कंपनी के छुट्टी के अलावा मैंने और कोई भी लीव पूरे साल भर में नहीं लिया है, तो मुझे 1 महीने का पगार मिलेगा। ये बाय रूल है। 1 ईयर इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1 मंथ सैलरी। तो अगर बंदा 2 साल काम करता है बिना छुट्टी के, तो उसको कितने महीने का पगार मिलेगा? अगर बंदा 30 साल काम करता है बिना छुट्टी के, उसे 30 महीने का पगार कंपनी पे करता है। वंस अगेन रिटायरमेंट बेनिफिट, ये भी कौन सा बेनिफिट है? रिटायरमेंट। वाइल इन सर्विस नहीं मिलेगा। वाइल इन सर्विस काम कर रहे हो और छुट्टी का पैसा मांग रहे हो, मैंने छुट्टी नहीं किया मुझे पैसा दे दो, तो नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल होगा। रिटायर हो जाओगे फिर आपका कंपनी आपका देखेगा, भाई ये बंदे ने इतना साल काम किया, कितना छुट्टी लिया है, कितना नहीं लिया है। अब हो सकता है कि मैंने 30 साल काम किया है, मैंने 2 साल का छुट्टी क्लेम कर लिया, 2 साल छुट्टी ले लिया है, तो 30 में से 2 साल का पगार कट हो जाएगा,
28 मंथ्स 28 ईयर्स यानी कि 28 मंथ्स का पगार क्लेम कर सकता हूँ। जो लीव ले लिया है उसका पगार नहीं, जो लीव नहीं लिया है उसका पगार मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? समझते लीव एनकैशमेंट। रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, काम कर रहे हो और पैसा मिल रहा है, पूरा का पूरा क्या रहेगा? टैक्सेबल। लेकिन अगर आप रिटायर हो जा रहे हो या डेथ हो गया या जो भी XYZ, तो पूछा जाएगा आप गवर्नमेंट कि नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हो तो क्या रहेगा? वेरी गुड। नॉन गवर्नमेंट हो तो आपको 4 कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिडक्शन के लिए। कितना कैलकुलेशन? 4। और 4 कैलकुलेशन पहला क्या है? एक तो नोटिफाइड अमाउंट जो बदल गया है 25 लाख रुपए में, मतलब गवर्नमेंट ने बोला है अप टू 25 लाख का डिडक्शन मांग सकते हो तुम। मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 25 लाख। जैसे ग्रेच्युटी में मैंने अमाउंट दिया है 20 लाख, याद है? वैसे इधर कितना अमाउंट है? 25 लाख। दूसरा है लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। लीव एनकैशमेंट का कितना पैसा मिला है वो सिंपल भाषा में एक्चुअल रिसीव्ड। जैसे ग्रेच्युटी में मैंने बताया था नोटिफाइड अमाउंट, एक्चुअल रिसीव्ड या तो 15 दिन का पगार, तो वैसे इधर 4 कैलकुलेशन है, नोटिफाइड अमाउंट, एक्चुअल रिसीव्ड, तीसरा है 10 महीने का सीधा सैलरी, 10 महीने का इररिस्पेक्टिव क्या है नहीं है, 10 महीने का पगार, एंड लास्ट इज लीव इक्विवेलेंट टू कैश। कितना लीव तुमने जमा किया है उसके बदले में तुमको कितना पगार मिलेगा। और वही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, 1 साल काम करोगे 1 महीने का पगार, 2 साल काम करोगे 2 महीने का पगार, 30 साल काम करोगे 30 महीने का। जो आपने लीव लिया वो माइनस कर दो, जो बच गया जितना लीव उतना आपको कैश मिलेगा। इन चारों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट आएगा, लीस्ट अमाउंट आएगा, उतना ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। जैसे पेंशन में डायरेक्टली था 1/3 या हाफ का एग्जाम्पशन मिलेगा, बट लीव में ये चारों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो आपके जो एक्चुअल रिसीव्ड है, जो आपको लीव एनकैशमेंट मिला है रिटायरमेंट के टाइम पे, उसमें से ये क्या होएगा? माइनस। चाहे वो 25 लाख हो या जितना मिला है वो हो, 10 महीने का पगार हो या लीव इक्वल टू कैश हो, चारों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। आई होप लीव एनकैशमेंट समझा, क्लियर है? चलिए कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, छोटा सा सम देके। क्या दिया है? मिस्टर कैशियर रिसीव्ड लीव सैलरी फ्रॉम आउटडेटेड लिमिटेड। कैशियर करके एक बंदा है जो काम कर रहा है कंपनी में, आउटडेटेड, उसको उस कंपनी से लीव पगार मिल रहा है। कैलकुलेटेड एट द रेट 10,000 फॉर एवरी मंथ ऑफ लीव टू हिज क्रेडिट ऑन हिज रिटायरमेंट ऑन 31 मार्च 27। उसका लीव पगार कितना है? 10,000 रुपए पर मंथ। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पीरियड ऑफ सर्विस कितना साल इसने काम किया है? 15 साल 6 महीना, 6 महीना भूल जाओ, 15 साल काम किया, मतलब 15 महीने का पगार। उसमें से अर्न लीव एंटाइटलमेंट 2 मंथ पर ईयर, मतलब उसने कितना महीने का सैलरी ले लिया है? 2 महीने का ले चुका है। अर्न लीव टेकन वाइल इन सर्विस, सर्विस में 3 महीने का पगार भी ले चुका है। एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स वो भी कैलकुलेट करके दे दिया है 10,000 पर मंथ। चलिए तो देखते हैं पहले इसको लीव सैलरी कितना मिल रहा है। लीव सैलरी के बारे में हमने पहला देखा, एनकैशमेंट ऑफ लीव 30 डेज पर कंप्लीटेड ईयर्स, ये तो मेरे को ही मालूम था, 1 साल मतलब 30 डेज होता है एक कंप्लीटेड ईयर्स का। 10,000 इंटू 12, अब ये 12 कैसे आया? 15 साल था, जिसमें से वाइल इन सर्विस उसने कितना मंथ का पगार ले लिया था? कितना बचा? 12। सर अर्नड लीव एंटाइटलमेंट, अर्नड लीव एंटाइटलमेंट मतलब 2 मंथ्स पर ईयर बोला हुआ है, 2 महीना 1 साल का बोला उसने, बट अपने हिसाब से 1 साल मतलब 1 महीना होता है। इधर उसने क्या बोला है? 2 मंथ्स पर ईयर, मतलब वो कितने महीने का पगार देगा 1 साल में? 2। अब वो कैलकुलेट करके देखते हैं। 10,000 अगर उसका मंथ है, 3 महीने का छुट्टी ले चुका है, मतलब 3 साल का छुट्टी ले चुका है, तो उसको जो पगार मिलेगा वो कितने मंथ्स के लिए मिलेगा? सिर्फ 12 महीने, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पशन है वो 30 डेज का मतलब 1 ईयर का ही है। तो 10,000 इंटू 12 किया तो उसको लीव सैलरी कितना मिलने वाला है? 10 महीने का एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ है? 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1 लाख। 2 कैलकुलेशन हो गया, लीव इक्वल टू कैश हो गया, 10 महीने का पगार हो गया। एक्चुअल में रिसीव्ड कितना होने वाला है? तो नोटिफाइड अमाउंट दिया है, एक्चुअली रिसीव्ड कितना होने वाला है? कुछ नोट दिया हुआ है 2,80,000। कैसे? तो जरा कैलकुलेट करते।
पगार कितना बंदे का 10,000 बराबर है, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। 2,80,000 कैसे आया जरा देखते हैं। अमाउंट ऑफ लीव सैलरी इज लीस्ट ऑफ 1 लाख है, रुक कैलकुलेशन मिस्टेक किया यहाँ पे, यहाँ बोला ये क्या कैलकुलेट, नोट 2 में देखो 2 months इंटू 15 इंटू हाफ। अब ये क्या हुआ, 2 months पर ईयर बराबर है 6 महीना क्या है, 2 months इंटू 15 हाफ ईयर मतलब 6 months। जो उसने काम किया है उसको पहले लाइन पे दिया था कि बंदे का पगार कितना होगा 10,000 फॉर एवरी मंथ ऑफ लीव टू हिज क्रेडिट। लीव पगार उसको कितना मिलने वाला है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपया जब मिलने वाला है तो 10,000 मतलब हर साल में उसको 2 months का पगार है, तो 2 months 15 साल 6 महीना, 15 साल 6 महीना काम किया ना उसने, तो 15.6 हाफ ईयर किया मैंने यहाँ पे, तो 15 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू हाउ मच मंथ 31 months। अब तुम बोलेंगे सर 31 कैसे आया, 15 टू इज 30, 30 प्लस 1 कितना हुआ 31 ईयर मतलब 31 months। अब भी कंफ्यूज्ड है, हाँ हाँ 15 साल हाफ ईयर, तो अपने को बचपन में सिखाया गया है, बचपन में बहुत बचपन में 5th 6th का बचपन में सिखाया गया है। 15 इंटू हाफ है 15 टू जा प्लस इज इक्वल्स टू, ऐसा पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, फिर वो कौन सा स्कूल था वो देख लो भाई फिर तुम, ठीक है, जो भी तुम्हारा स्कूल था। अरे फिर भी नहीं समझा है, 15.5 कैलकुलेटर पे 15.5 नहीं समझा तो सीधा हिसाब 15.5। अब 15.5 कैसे आया, हाफ 0.5 होता है तो 15.5 इंटू 2 31 आएगा, ये बता देते ना सर। तो उसको 31 का पगार देने का, 31 मंथ्स का। एक्चुअल लीव बैलेंस में कितना मंथ्स का बैलेंस है उसका, 3 मंथ्स उसने ले लिया था, 31 माइनस 3 मंथ्स किया, 28 मंथ्स का पगार देना है उसको, और 28 मंथ्स का पगार देना है, पगार उसका 10,000 है लीव का, तो 28 इंटू 10 मतलब 2,80,000 एक्चुअली उसको रिसीव्ड हुआ है। मेरे 4 कैलकुलेशन देखो फिर से एक बार, 10,000 इंटू 12 1,20,000 लीव इक्वल टू कैश किया, 10 महीने का पगार लिया, नोटिफाइड अमाउंट और 2,80,000। अब एक्चुअल में रिसीव भी 2,80,000 हुआ है। 2,80,000 में इन चारों में सबसे कम अमाउंट कौन सा है, मतलब मुझे डिडक्शन कितने का मिलेगा 1,00,000 का। एक्चुअल रिसीव्ड है 2,80,000, उसमें से अपने को 1,00,000 क्या होएगा माइनस होगा, दस द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एग्जाम इज लीस्ट ऑफ 1,00,000 एंड देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट विल बी 2,80,000 माइनस 1,00,000 विच इज 1,80,000। ऐसा प्रेजेंटेशन है, रुपीज के कॉलम में होगा, ये स्टेटमेंट में लिख के दिया है। क्लियर है, लीव एनकैशमेंट क्लियर हुआ। एक लास्ट एग्जांपल और फिर वाइंड अप कर देता हूं। चलिए, मिस्टर दास रिटायर ऑन 31st of March 27। At the time of retirement, 18 months of leave was lying to the credit of his account। 18 महीने का पगार लेने का बाकी था। He received leave encashment equivalent to 18 month basic salary of 1,26,000। 18 महीने के बदले में उसको लीव एनकैशमेंट कितना मिला है 1,26,000 from his employer। His employer allowed 1.5 month leave for every completed years। उसको एक मतलब 1.5 महीने का लीव अलाउ किया गया था फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स। नॉर्मली अपने को कितना अलाउ किया जाता है 1, इसको कितना दिया है 1.5 मंथ्स का छुट्टी दिया गया है फॉर अ सर्विस। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही अवेल्ड 12 months लीव, उसने 12 महीने का पगार ले लिया था। एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट he also get dearness allowance of 3,000। his last
increment was 1000 in the basic was on 1st of April 2026. Find taxable leave encashment. सबसे पहला, हाँ मेरे को मालूम था ये सब देख के तुम कंफ्यूज होने वाले. कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस. एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड कितने महीने का पगार, पहले लाइन पे दिया था, रिटायरमेंट ऑफ द सर्विस, एज वेल एज ही विल एंजॉय लीव ऑफ 12 months ड्यूरिंग द टेन्योर. अब ये मैं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही अवेल्ड ऑफ 12 months लीव. 12 महीने का छुट्टी भी उसने ले चुका है, तो उसने 18 महीने का जो पगार उसको मिला है उसमें 12 महीने का छुट्टी भी उसने ले चुका है. दैट मीन्स ही हैड रिसीव लीव बेनिफिट ऑफ 30 months. 18 + 12 कितना महीना होता है, तो उसको जो लीव पगार मिला है वो कितने साल के लिए मिला है, 30 साल के लिए मिला है, जिसमें से 12 साल का ऑलरेडी उसने ले लिया है, 18 महीने का बाकी है. यहां तक क्लियर हो गया, हाँ या नहीं? आगे बढ़ता हूं. सिंस leave allowed by the employer is 1.5 months for every completed years of service, this signifies that Mr. Das has completed 20 years. Normally अपने हिसाब से 30, लेकिन इस कंपनी के हिसाब से 30 साल नहीं है. इस कंपनी के हिसाब से 30 साल मतलब 30 डिवाइड बाय 1.5. 30 डिवाइड बाय 1.5. 30 डिवाइड बाय 1.5 कितना आ रहा है, 20. आ रहा है 20. समझा? मेरे हिसाब से 30 साल होना चाहिए कंपनी के लॉ के हिसाब से, बट इस कंपनी ने 1 साल 1 महीने का छुट्टी नहीं दिया है, 1.5 महीने का छुट्टी दिया है. तो उस हिसाब से इस बंदे ने कितना साल बिजनेस में काम किया है, 20 साल इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स. समझ में आ रहा है? ये डिफर करता है क्वेश्चन में. बाय लॉ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 ईयर 1 मंथ है. इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 1.5 month. 1 ईयर इज 1.5 month. इसलिए जितना कैलकुलेशन मैंने किया उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड किया. नहीं तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना आता, 30, बट एज पर द कंपनी पॉलिसी नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ गया, 20. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कैलकुलेट किया है. अब सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड कमीशन. हमेशा याद रखो जब भी मैं सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी में 3 चीज नॉर्मली है, बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस एंड कमीशन. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में दिया था बीइंग फॉर द लास्ट एवरेज 10 मंथ का सैलरी निकालना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, देयर इज नो इंक्रीमेंट इन द लास्ट 10 months. His last increment of ₹1000 in the basic was 1st April में ही किया था. मतलब जो भी उसका पगार है 1st April के बाद कभी बढ़ा है क्या, नहीं. मतलब यहाँ पे क्लियरली बोला है there is no increment in the last 10 months. Last increment was on 1st of April and there is no commission, hence the salary will be 7,000, that is 1,26,000 divided by 18 plus 3,000 रुपए विच इज इक्वल टू 10,000 पर मंथ. 1,26,000 डिवाइड बाय 18. क्यों? उसको 18 महीने का पगार दिया गया था. डिवाइड करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ 60,000. 7,000 प्लस 3,000 रुपए. कहां से आया 3,000 रुपए? क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,000, तो 7 और 3 टोटल उसका पगार कितना हो गया, 10,000. अब ये 10,000 पर मंथ क्यों निकाला है, ताकि आपको 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालने में मदद हो. क्वेश्चन में दिया नहीं था. अगर आप 1,26,000 डिवाइड बाय 12 करोगे, पर मंथ निकालोगे, सॉरी डिवाइड बाय 10, तो 7,000 लोगे. 7,000 नहीं लेना है आपको. पगार के कैलकुलेशन में कितना दिखाना है, 10,000. अब कैलकुलेशन कर रहा हूं, जरा ध्यान देना. सबसे पहला लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड 1,26,000. पहला कैलकुलेशन फर्स्ट एक्चुअल रिसीव्ड 1,26,000. स्टैट्यूटरी मतलब नोटिफाइड अमाउंट 25 लाख. स्टैट्यूटरी मतलब नोटिफाइड अमाउंट. फिर 10 मंथ का पगार कितना है, 10,000. 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपए. एंड लीव इक्वल टू कैश. अब लीव इक्वल टू कैश के अंदर कितना लीव मिलने का बाकी था उसका वो कैलकुलेशन किया. यहाँ पे 1 ईयर में 20 मतलब 20 साल काम किया है. उसमें से छुट्टी कितना ले लिया था उसने, 12. 30 नहीं 20 लेना है यहाँ पे. ठीक है, 30 ईयर्स नहीं.
20 ईयर्स, उसमें से 12 महीना माइनस किया तो 8 महीना बच जाएगा। 8 महीना इंटू 10 करोगे आपको इधर आएगा 80,000। ये ट्विस्ट क्वेश्चन में था सिर्फ। अब इन चारों अमाउंट में सबसे कम कौन सा है? इधर डिडक्शन कितना आएगा? 80। 1,26,000 में से 80 माइनस होगा तो बच गया, वो तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट होगा। क्लियर है? क्लियर है? पक्का क्लियर है? 80,000 कैसे आया, क्लियर हुआ? 20 कैसे आया, समझ में आ गया है? ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया पॉइंट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।